श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, कैंसर एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। हम कई बार इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए इस बीमारी को लेकर के, शायद वो कहीं कम है। इसी क्रम में आज कैंसर क्या है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंकिता पटेल हैं। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अंकिता जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अंकिता जी, कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये एक सच में बहुत बड़ा मुद्दा है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। तो अगर हम एक मोटे आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में कैंसर को लेकर के क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, कैंसर जो स्थिति 10 साल पहले थी, अभी स्थिति काफी बदल गई है। नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है। इसके कई कारण हैं। पहला तो जिस कारण कैंसर होता है वो सारे कारण बढ़ चुके हैं। दूसरा, पहले इतने अच्छे डायग्नोस्टिक टूल नहीं थे, या पहले लोगों को अगर दिक्कत होती थी तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे, या अगर पहुंचते थे तो उनकी सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी। बट अब अवेयरनेस के कारण और बहुत सारे सेंटर्स होने के कारण और नई नई टेक्निक्स आने के कारण, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन, तो इन सभी की वजह से कैंसर अब ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है। सपोज करिए कोई बीमारी है जो पता ही ना चले तो उसका कोई आंकड़ा नहीं होता, बट अगर हम उसको गिनने लगते हैं तो आंकड़ा बन जाता है। तो आंकड़ा अब बन रहा है और डेफिनेटली पहले से सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ा है। अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में 3-4 बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिनमें से एक तो हो गया हार्ट की बीमारी जो बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरा एक्सीडेंट काफी है, जो बीमारी नहीं है बट उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। और तीसरा जो है वो कैंसर है। तो हार्ट की बीमारी के बारे में तो लोग पहले से काफी जागरूक थे और है भी, लेकिन कैंसर जो है अभी लास्ट फ्यू डेकेड से, दशक से उसके बारे में जानकारी भी बढ़ी है, इलाज भी बेहतर हो गया है और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स अब हॉस्पिटल आ रहे हैं। कैंसर की जब हम बात करते हैं अंकिता जी, तो कैंसर कई एक तरह का हो सकता है, पर कैंसर है क्या एग्जैक्टली? अगर हम इसको जानना चाहें, हमारे श्रोताओं के मन में कई बार ये सवाल आता है कि कैंसर क्या है। देखिए, जैसे हमारा शरीर जो है उसमें बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर मान लीजिए अगर हम टंग की बात करते, जीभ की बात करते हैं, वो एक तरीके के कोशिका से बना हुआ है जिसका काम है स्वाद को चखना। मतलब आप मीठा खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं, वो उससे पता चलता है। तो उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसका काम है स्वाद को समझना। इसी तरह शरीर में खून होता है जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट है, उन सबका अपना अलग फंक्शन होता है। दिमाग है, उसका अलग काम होता है। तो शरीर में करोड़ों तरह की कोशिकाएं हैं, हर कोशिका का अपना एक काम निर्धारित है। कोशिकाएं बनती हैं, अपना काम करती हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु, वो नष्ट हो जाती है। बट अगर किसी कारणवश, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो अनुवांशिक हो सकता है, वो जो हम तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें जो केमिकल्स है उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ वायरसेस होते हैं उनकी वजह से, या बहुत सारे कारण होते हैं जो हम लोग आगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी कारण अगर कोशिकाएं अपना जो निर्धारित कार्य है उसको छोड़ के अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, वो नष्ट नहीं हो पाती, तो ये अनियंत्रित तरीके से बढ़ने की वजह से एक गांठ बन जाता है जो कि बढ़ता जाता है। और पहले तो वो अपनी एक जगह पे बढ़ता है, उसके बाद खून की नलियों के द्वारा, लिम्फेटिक्स के द्वारा, या डायरेक्टली अगल बगल की कोशिकाओं और दूर की कोशिकाओं को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम स्तन कैंसर की बात करें, शुरू तो वो स्तन से होता है, लेकिन लिवर, हड्डी, फेफड़ा और ब्रेन सभी में जाके फैलता है। तो कैंसर जो है एक तरीके से गांठ ही है जो कि खतरनाक टाइप का है और जो कि बढ़ता है और फैलता है। निश्चित तौर पर कैंसर की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रकार हमारी जानकारी में आते हैं। किसी को स्तन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को मुंह का कैंसर है, किसी को गले का कैंसर है। तो कैंसर को आपने जिस तरह से बताया कि वो एक सिंपल सी गांठ होती है जो अनियंत्रित होकर के बढ़ना शुरू कर देती है। तो कैंसर के प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी दें
कि सिम्टम्स से हम कैसे पहचान कर सकते हैं? जी, तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया, शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतने तरह के सिम्टम हो सकते हैं। अगर हड्डी का कैंसर होगा तो हड्डी में सूजन हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है। तो हम मोटा मोटा बात करते हैं, अगर किसी के शरीर में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, आप अपने शरीर को समझें, पहचानें। अगर किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है, जैसे कि अगर वजन में कमी हो रही है, आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, आपको ट्यूबरकुलोसिस या एड्स या किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और अचानक से वजन कम होने लगा है। बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता चलता कि वजन कम हो रहा है। वो इतना बता सकते हैं कि हमारा कपड़ा ढीला हो रहा है। लेडीज हैं, वो कहेंगे हमारा ब्लाउज ढीला हो गया है। जेंट्स है, वो कहेंगे कि हमारा पैंट का बटन पहले इतना बंद होता था, अब ढीला हो रहा है। तो इस तरीके से अगर शरीर मतलब वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण के, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर बिना किसी कारण बहुत थकावट हो रही है, तो ये भी एक कैंसर का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। दर्द भी अपने आप में एक सिम्टम है। अब दर्द क्यों होगा? दर्द होने के बहुत सारे कारण है। मान लीजिए कोई गांठ है, वो बढ़ रही है, वो अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को या किसी और भाग को दबाता है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कैंसर में से कुछ मीडिएटर्स, कुछ केमिकल जैसी चीजें निकलती हैं जो कि नसों को स्टिमुलेट करके उनको इरिटेट करके दर्द करता है। इसके अलावा अगर हड्डी में कैंसर है, हड्डियों के रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो उन्हीं के बीच से नसें निकलती हैं। अगर हड्डी का कैंसर है, नसों को दबा रहा है, तो हो सकता है चलते समय बिजली के करंट की तरह से दर्द करे। तो ये सब चीजें, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये इग्नोर करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा अगर शरीर के किसी भी भाग से एबनॉर्मल तरीके से खून आ रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मुंह हो सकता है, नाक हो सकता है, पेशाब का रास्ता हो सकता है, बच्चेदानी का रास्ता हो सकता है, या फिर पीछे लैट्रिन का रास्ता हो सकता है। अब बच्चेदानी के रास्ते की अगर हम बात करते हैं, तो महिलाओं में जब ये मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म आता है, तब भी ब्लीडिंग होती है। बट अगर किसी यंग फीमेल में जिनका मासिक धर्म चल रहा है, 2 पीरियड्स के बीच में एबनॉर्मल तरीके से ब्लीडिंग हो रहा है, या किसी महिला का ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है, या कोई ऐसी फीमेल जिनका महीना बंद हो गया है बट उसके कई साल बाद फिर से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो जरूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा अगर लंबे समय से खांसी हो रही है, सूखी खांसी स्पेसिफिकली, या मुंह से खून आ रहा है, या आवाज में बदलाव। अभी क्या होता है कि सर्दी है, जुकाम है, तो आवाज में बदलाव हो सकता है, बट वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। या इसके अलावा जैसे जो लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे जो लोग हॉकर्स होते हैं, जो लोग ठेले पे काम करते हैं और आवाज देते हैं तेज से, तो उनकी आवाज में कभी कभी भारीपन आ सकता है। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, जिनका कंटिन्यूअस बोलने का जॉब होता है, तो उसमें भी भारीपन हो सकता है। तो ऐसे लोगों में अगर भारीपन हो रहा है तो जरूर चेक कराएं। तो अगर मौसमी बुखार की वजह से है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, वो तो ठीक हो जाएगा। बट कांस्टेंट यूज से, निरंतर उसका इस्तेमाल करने से, क्योंकि जो ग्रंथि होती है उसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, अगर हम उसका निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैंसर हो सकता है, जिसका सिम्टम होता है कि आवाज में बदलाव। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी गांठ हो, कहीं भी गांठ हो, किसी भी उम्र में गांठ हो, जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम स्तन कैंसर की बात करें, तो जो यंग लड़कियां हैं, जैसे जो कि 20, 25, 30 साल की, उनमें भी गांठें होती हैं। तो 90 to 95% जो है वो गांठें नॉर्मल गांठ मतलब बिनाइन, नॉन कैंसरस होती हैं। बट वही अगर 40, 45, 50 साल के ऊपर है तो वो गांठें नॉर्मल नहीं है, वो कैंसर हो सकता है। बट मैं यही पे बताना चाहूंगी कि पहले हम ये कहते थे कि 40-45 साल के बाद कैंसर हो रहा है, लेकिन हम भी कभी कभी ओपीडी में बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। 17 साल 18 साल की बच्चियां ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर लेके आ रही हैं। और इसके अलावा अगर खाने में दिक्कत हो रही हो, निगलने में दिक्कत हो रहा हो, या किसी कारण अगर फीवर हो रहा हो, स्पेशली अगर इवनिंग में बहुत फीवर हो रहा, उसके साथ ठंड लग रही हो, पसीना आ रहा हो, तो ये भी कैंसर, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, लिम्फोमास होता है, तो उसमें भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब होता है कि कैंसर का सिम्टम कुछ अलग नहीं होता। नॉर्मल इन्फेक्शन या नॉर्मल जो बीमारियां होती वैसा ही होता है। जरूरी है कि आप अपने शरीर को समझें। अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर कैंसर होगा तो उसे कैंसर के हॉस्पिटल में जाके उसको कंफर्म कराएं और उसका इलाज कराएं। निश्चित तौर पर जो लक्षण आपने बताए हैं
वो नॉर्मली हम देखते हैं कि आम बीमारियों में भी इस तरह के लक्षण हमें आते हैं, पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें लापरवाही नहीं करनी है। हमें उन लक्षणों को बहुत ज्यादा दिनों तक पाल पोस करके नहीं रखना है। हमें चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत जरूरी है कि कहीं वो छोटी सी समस्या आगे चल करके कैंसर का रूप ना ले। अशोक जी, मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी। जो मेरी इतने साल की प्रैक्टिस है, तो मैंने ये देखा है कि लोग अपने हेल्थ को लास्ट में रखते हैं। उनके लिए हर चीज पहले आती है। अगर किसी महिला को कोई दिक्कत है, या महिला छोड़ दीजिए, अगर किसी मेल को भी दिक्कत है, तो उनको लगता है कि घर का ये वाला काम करा लें, घर का वो वाला काम करा लें, उसके बाद डॉक्टर को जाके दिखाएंगे। कैंसर जो है ये नॉर्मल बीमारियों से अलग है। इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ दिन रुक जाए, हालांकि इन्फेक्शन भी नहीं रुकता। एक जगह अगर शुरू हुआ है, आपने नहीं ठीक कराया, तो पूरे शरीर में फैलता है, सेप्सिस, आईसीयू सब चीज हो जाती है। कैंसर भी यही है। अगर हमने सही समय पे उसका इलाज नहीं किया, लोगों को लगता है कि अरे कैंसर हो गया, अब तो गए, अब तो मौत निश्चित है। ऐसा नहीं है। कैंसर में ये धारणा इस वजह से है क्योंकि हमारे पास पेशेंट ही बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, बढ़ा के आते हैं, बीमारी फैला हुआ बीमारी आता है, तो उसमें रिजल्ट भी काफी बार कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पे रखें। मतलब अगर कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाएं। और इसमें मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हमारे पास बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट आते हैं स्टेज 4 में बीमारी बढ़ा बढ़ा के। और अभी मेरे पास सिंगरौली से एक पेशेंट आई थी, मतलब स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर, और मजदूरी ही करती थी, उनके बच्चे भी उस हिसाब से नहीं थे, बट वो इतनी अच्छी फैमिली है। वही मैं बोलती हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हो और उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन एक छोटा मतलब मटर के दाने के बराबर ही गांठ हुआ और आप हॉस्पिटल आए और डेफिनेटली उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो अपनी जिंदगी अच्छी ही व्यतीत करेंगी। तो ये अवेयरनेस हमें चाहिए, जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हम लोग आके बताते हैं। तो हमारा इंटेंट ही यही है कि हर कोई अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखे, ताकि बीमारी, किसी शरीर है बीमारी होगी ही, कोई शरीर बिना बीमारी के नहीं, शरीर है बीमारी होगी। कैंसर भी एक बीमारी है, उसे बढ़ाए ना, उसे इग्नोर ना करें। अंकिता जी, लक्षणों की हमने बात कर ली, बहुत सारे लक्षण आपने बताए। कारणों की अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी जी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कैंसर के, पर कुछ प्रमुख कैंसर के प्रमुख कारण क्या है, उनकी भी चर्चा हम करना चाहेंगे। जी, हम बनारस में बैठे हैं, यहाँ लोग पान गुटखा का सेवन बहुत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गुटखा या तंबाकू का प्रयोग हम किसी भी फॉर्म में अगर कर रहे हैं, चाहे हम स्मोकिंग फॉर्म में कर रहे हैं जैसे कि बीड़ी, सिगार, सिगरेट हो गया, या नॉन स्मोकिंग फॉर्म जैसे कि आपका गुटखा, खैनी, जौनपुर में दोहरा यूज होता है। ये जो है ये कैंसर कॉज करते हैं, मुंह का भी कैंसर कॉज करते हैं। और अगर हम धूम्रपान की बात करें तो वो धुआं हमारे मुंह से लेके, खाने की नली से लेके, सांस की नली से लेके, फेफड़े से, पेट के रास्ते से खून तक जाता है। तो शरीर का हर कैंसर तंबाकू से हो सकता है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो मुंह का कैंसर तो सबसे मोस्ट कॉमन है, लेकिन उसके अलावा भी इवन फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा मोटापा अपने आप में एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर कोई मोटा है तो पहले तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसे बहुत सारी बीमारियां होगी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो है महिलाओं में जो मोटापा है, जो फैट सेल्स होते हैं उसी में ईस्ट्रोजन बनता है। तो जो मोटी फीमेल होंगे उनके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, और ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो इनमें ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, मतलब जो अगल बगल जो हम बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे कि अगर हम भारत देश की बात करें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि इस कैंसर को कॉज करता है। और यही पे मैं बताना चाहूंगी, मतलब 2 कैंसर ऐसे हैं जो कि वैक्सीन से बचाए जा सकते हैं। एक तो ये जो मोस्ट कॉमन फीमेल में है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसके लिए वैक्सीन टीका अवेलेबल है, तो इससे बचा जा सकता है। दूसरा लिवर कैंसर हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, उसके लिए भी टीका अवेलेबल है। तो ये हो गया इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर रेडिएशन एक्सपोजर होता है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक, मतलब कुछ कैंसर जो होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, बहुत नहीं लेकिन 10 से 15% कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं अनुवांशिक। तो वो कैसे पता चलेगा? एक ही फैमिली में अगर बहुत सारे लोगों को कैंसर है, फैमिली ट्री में, जैसे कि माताजी को है, बच्ची को है, मौसी को है, नानी को है, तो एक ही फैमिली में अगर कैंसर हो रहा है,
एक कैंसर या एक से ज्यादा 2-3 तरीके का कैंसर हो रहा है, तो बहुत जरूरी है, आजकल जेनेटिक काउंसलर हर हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होते हैं, तो उनके द्वारा काउंसलिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि अनुवांशिक है कि नहीं। तो जेनेटिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियों के से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की कम होती जाती है, तो कैंसर ज्यादा हावी हो सकता है। तो बढ़ती उम्र भी अपने आप में कैंसर होने का कारण होता है। निश्चित तौर पर अंकिता जी, हमने लक्षणों की बात कर ली, कैंसर के जो प्रमुख कारक हैं उनकी बात कर ली। अब हम बचाव की बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी या बचाव ही बीमारी से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। बेहतर है कि हम बचाव पर ज्यादा फोकस करें। तो कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? जी, क्योंकि अगर हमें कारण पता है तो बचाव वही है, कारण को हटा दीजिए, बचाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले टोबैको और मतलब तंबाकू और उससे और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला बीड़ी, सिगरेट, सिगार हो गया, शराब हो गया, कि शराब और टोबैको मिलके 1 और 1 11 का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो एडिक्शंस होते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि सिगरेट में तो हजारों केमिकल्स होते हैं, बट कम से कम 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और ताजुब कभी कभी होता है कि पैकेट पे भी बना हुआ है, लेकिन तब भी लोग आराम से खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वेट बहुत जरूरी है, वेट आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। दूसरी चीज है कि आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए कि घर का पका हुआ खाना खाएं, बाहर की चीजें कम से कम खाएं, पैकेट की चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है जो कि फिर से केमिकल है। तो जितना आप लोकल मार्केट से खरीद के अपने खुद के घर में बना के फ्रेश खाएंगे, उतना आप केमिकल से दूर रहेंगे और उतने स्वस्थ रहेंगे, उतनी बेटर इम्यूनिटी रहेगी। फलों का सेवन करें जो आपके फ्रेश फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है। बहुत फैंसी और बहुत इंपोर्टेड फलों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो लोकल आपके घर पे मिलता हो अगल बगल, वो फ्रूट्स पेड़ से जितनी जल्दी आपके पेट में चला जाए वो उतना ज्यादा हेल्दी होता है। जी एकदम। और कोशिश करिए उसको यूज करने से पहले अच्छे से धुल लें, क्योंकि जब वो खेत में भी होते हैं तो हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, तो वो भी उनके ऊपर लगे रहते हैं। तो जरूरी है इनको अच्छे से वॉश करके यूज करें। हेल्दी डाइट होता ही है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, शराब छोड़ना होगा, और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि 2 कैंसर्स ऐसे हैं जो वैक्सीन से बचाए जा सकते हैं। एक तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसके लिए HPV वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि अगर 15 साल से छोटी बच्ची है तो 2 वैक्सीन लगता है, और 15 साल से अगर ज्यादा है तो 3 डोजेज में ये वैक्सीन लगता है, और ये काफी कारगर है। ये 15 साल की उम्र से लेकर के कब तक, किस उम्र तक? पहले जब स्टार्ट हुआ था 45 था, अब 36, बट 25 ईयर्स तक लगाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट है, बेटर होता है कि उसके पहले ये वैक्सीन लग जाए, बट फिर भी हम लोग 25 to 36 तक भी लगा देते हैं। और इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि बहुत इनिशियल स्टेज में, बहुत मान के चलिए जब शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाते कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के। तो 3-4 कैंसर्स हैं, जैसे कि मेमोग्राफी द्वारा हम ब्रेस्ट कैंसर की जांच कर सकते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद हर महिला को साल में 1 बार मेमोग्राफी जांच जरूर करानी चाहिए, और खुद भी घर में महीने में 1 बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, जो कि आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और आप ताजुब करेंगे कि एक मटर के दाने के बराबर भी कैंसर आप खुद से अपने घर में डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर 21 साल के बाद हर 3 साल पे डॉक्टर के पास जाके पैप्समियर की जांच करानी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। एक सिंपल खून की जांच, सेरम PSA 4 उसका नॉर्मल लिमिट होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि 4-5 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अगर वो बढ़ा हुआ तो प्रोस्टेट कैंसर को वो मतलब इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर सकता है। जी, और कोलोरेक्टल कैंसर भी, जो पेट की अतड़ियों का कैंसर है, जो हमारे देश में अब बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था, लेकिन हमारे फूड स्टाइल की वजह से, हमारे सीडेंट्री, मतलब हम लोग अब एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, चल कम रहे, बैठ ज्यादा, दिमाग यूज कर रहे हैं, शरीर कम यूज कर रहे हैं, तो इन सब कारणों की वजह से, खाने पीने की वजह से कोलोरेक्टल मतलब अतड़ियों का कैंसर काफी बढ़ गया है। तो इसमें भी 50 साल के बाद एक अतड़ियों की जांच, जिसे कोलोनोस्कोपी जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं, पेट के डॉक्टर करते हैं, वो कराने से आप कोलोरेक्टल कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आपके घर में कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं चल रही है जो आप इग्नोर करे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी कि अपने घर में कैंसर की हिस्ट्री
को समझें, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो जेनेटिक काउंसलर से मिलके, अगर लगता है कि बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं तो जेनेटिक काउंसलर से मिलके उसके बारे में समझें। इसके अलावा डेफिनेटली पोल्यूशन से बचें और पोल्यूशन को अवॉइड करें। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मेन चीजें हैं जिसको कि अगर हम फॉलो करें तो शायद हम सिग्निफिकेंट परसेंटेज से कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। और अगर एक कैंसर होता भी है तो बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और उसको हम ट्रीट करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अंकिता जी, अगस्त माह के पहले सप्ताह में अभी हमने हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया है। तो स्तनपान और स्तन कैंसर कई बार इन दोनों का आपसी संबंध सामने आता है। बहुत सारी महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं, उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, पर स्तनपान ना कराना कैंसर का कितना बड़ा कारण? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हमारी नई पीढ़ी में लोग बच्चा लेट में कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं और स्तनपान नहीं करा रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइंटिफिक बेसिस पे समझाऊंगी। तो ब्रेस्ट कैंसर एक तरीके से हार्मोनल बीमारी है और ये ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और स्तनपान कराती है तो उसको पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स नहीं आने का मतलब है कि हार्मोन्स कंट्रोल में है। तो मान लीजिए 9 महीने प्रेगनेंसी का हो गया और मान लीजिए 1 साल जो है वो स्तनपान का हो गया, तो मोटा मोटा 1.5 से 2 साल अगर महिला का ईस्ट्रोजन कंट्रोल में रहता है तो 1.5 से 2 साल वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क उसके अंदर काफी कम हो जाता है। तो अगर एक महिला इतना फॉलो करती है तो मान लीजिए 5 से 10% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। किसी महिला को अगर 2 या 3, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आज के जमाने में 2 बच्चे ही रहते हैं, 2 बच्चे हैं, तो मान के चलिए कि उनका 20 से 25% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने का काफी कम हो जाता है। तो हम छोटे छोटे एफर्ट्स इसीलिए लेते हैं कि हमारा रिस्क कम हो जाए। अब जो महिलाएं बिल्कुल स्तनपान नहीं कराते या अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ईस्ट्रोजन की मात्रा हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो जो उनका मेनार्की है, मतलब महीना जब शुरू हुआ और महीना जब खत्म हुआ, ये जो जितने साल हैं, पहले क्या होता था कि नॉर्मली बच्चों को 14 से 15 साल या 16 साल पे महीना शुरू होता था और 50 साल पे खत्म होता था। लेकिन अब क्या है, अब देखा जा रहा है 10-11 साल पे ही बच्चों को महीना शुरू हो जा रहा है। उसके अपने कारण है और लंबा भी चल रहा है। तो जितना लंबा ड्यूरेशन महीने का रहेगा उतना रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। हाँ, उसी में मैं बोलना चाहूंगी, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके 4, 5, 6 बच्चे हैं लेकिन उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, पर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग एक लिमिटेड परसेंटेज है, मान के चलिए कि 6 से 10% है, तो उतना ही कम होगा। 100% कुछ भी नहीं होता है, बट डेफिनेटली स्तनपान ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है और वो ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है और बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो जो आपके आगे वाली जनरेशन है उसको भी इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है, तो ब्रेस्ट फीडिंग उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। निश्चित तौर पर अंकिता जी, कैंसर को लेकर के आपने जो जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है वो निश्चित तौर पर उनके बहुत लाभ की है। और अगर आपकी बातों पर वो गौर करते हैं, जो लक्षण आपने बताए हैं उनकी पहचान करते हैं, जो कारण आपने बताए हैं उनकी जांच पड़ताल करके और वो चिकित्सक के पास समय से पहुंचते हैं, तो ऐसे भयानक बीमारी से वो बच सकते हैं। अंकिता जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताते हुए चलें ताकि वो कैंसर या इस तरह की और दूसरी बीमारियों से बचे रह सकें। तो मैं बहुत बेसिक जो हमारे घर में हमारे बड़े पहले बताते थे वही मैं बताना चाहूंगी। घर का खाएं, स्वच्छ खाएं, लोकल मार्केट की चीजों को खाएं, पैकेट की चीजों को कम खाएं। जैसे बच्चे पहले जाते थे शाम को खेलने, अब लोग खेलना भूल गए, घर मोबाइल गेम खेलते हैं और बड़े भी उसी में, मतलब घर में शाम को सब मोबाइल लेके बैठे हुए रहते हैं। इन चीजों को अवॉइड करिए। आप भी बाहर निकलिए, बच्चों को भी बाहर निकालिए, कम से कम 1 घंटे पसीने वाली फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो ये तो हो गया लाइफस्टाइल। दूसरी चीज की सबको पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, सबको पता है कि शराब से, सिगरेट से, इन सब से कैंसर होता है। प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करिए। मुश्किल अगर है तो डी एडिक्शन सेंटर में जाइए, वहां पे मिलिए, अपने आदतों को सुधारिए। इट्स नेवर टू लेट। जब तक कि बीमारी नहीं लग रही है आप मेहनत करिए। डेफिनेटली वो हो जाता है, डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। अपने शरीर को समझें। महिलाओं से निवेदन है कि अगर आपको शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, एक सोशल स्टिग्मा हो रहा है, स्तन में दिक्कत है, नहीं बताएंगे, बच्चेदानी के मुंह, जब तक कि वो बहुत बढ़ नहीं जाता।
शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, उसका पूरा इलाज कराएं। अगर कैंसर की संभावना लगती है तो कैंसर के हॉस्पिटल में जाएं जहां कैंसर की पूरी सुविधा हो, वहां पे जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कैंसर पहले लगता था बहुत महंगा इलाज है, महंगा डेफिनेटली है क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है हमारे देशवासियों के लिए, उसकी वजह से 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो सीएम फंड द्वारा भी बहुत सारे हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल एपिक्स हॉस्पिटल में भी उससे भी इलाज होता है। ना केवल कैंसर, बस हर जो गंभीर बीमारियां हैं, ब्रेन का हो चाहे हड्डी का हो, सभी इलाज आपका सीएम फंड। सो पैसा अब उतना मैटर नहीं रह गया है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां एक सोशल वेलफेयर ग्रुप होता है या एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो आपकी मदद करता है कि अगर आपके इलाज में खर्च ज्यादा आ रहा है तो वो हम कैसे आपकी मदद कर सकें। तो अपने सिम्टम्स को पहचानें, इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और स्वास्थ्य जो है उसे प्रायोरिटी पे रखें, उसे लास्ट नहीं पहले रखें। काफी बार पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं ये इलाज होना है, फिर कहते हैं नहीं शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी फिर आके कराएंगे। बट ध्यान रखिए, हर चीज दोबारा हो सकती है, हर चीज 2 महीने बाद हो सकती है, बट कैंसर अगर एक बार हाथ से निकल गया तो आप कुछ भी लगा लीजिए, कितने भी पैसे लगा लीजिए, कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, उसको ट्रीट करना, 100% क्योर करके कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंकिता जी, जो जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी है वो बहुत काबिल तारीफ है। आप आई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।